हेलो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट वैदिक पीरियड। हमने अपनी पिछली कक्षा में हम क्या पढ़ रहे हैं, वैदिक शिक्षा की विशेषताएं। हमने अपनी कक्षा में बहुत सारी विशेषताएं पढ़ ली हैं। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था वैदिक काल में गुरु और शिष्य, यानी कि वैदिक काल में गुरु की भूमिका और वैदिक काल में शिष्य की भूमिका के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे वैदिक काल में गुरुकुल प्रणाली। वैदिक कालीन समय में जहाँ पर विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा दी जाती थी उसे गुरुकुल कहते हैं। गुरुकुलों की स्थापना किसी सुंदर एकांत स्थान पर होती थी, जिससे कि छात्रों की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके और उन्हें भिक्षाटन की सुविधा बनी रहे। भिक्षाटन मतलब कि भिक्षा मांगने के लिए जब वो जगह जगह जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह, तो उनको सुविधा बनी रहे। इस प्रणाली में छात्र गुरु के पास रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। वे गुरु के उच्च विचारों और आदर्शों का अनुकरण करके अपने श्रेष्ठ जीवन का निर्माण करते थे। गुरुकुलों में भिन्न भिन्न वर्ग के छात्रों को प्रवेश भिन्न भिन्न आयु में होता था, यानी कि गुरुकुल में जो किसी भी वर्ग के छात्रों को प्रवेश मिलता था और किसी भी आयु में उनको प्रवेश मिल जाता था। प्रवेश के समय उपनयन संस्कार होता था। ये हम अपनी अगली कक्षा में पढ़ेंगे कि उपनयन संस्कार क्या होता है। जब विद्यार्थी अपना प्रारंभिक शिक्षा प्रणाली शुरू करने के बाद जब वो गुरु के पास आता है तो उपनयन संस्कार किया जाता है। ये एक धार्मिक संस्कार होता है। तत्पश्चात जनेऊ धारण कराकर, ब्रह्मचारी वस्त्र धारण कराकर छात्र को गुरुकुल में प्रवेश मिल जाता था। उस समय की दिनचर्या में ब्रह्मा मुहूर्त उठकर सभी कार्य से निवृत्त होकर गुरु पूजा पाठ आदि की व्यवस्था करते थे। भिक्षा के लिए जाना, जल लाना, जंगल से लकड़ी काट कर लाना, फिर शिक्षण कार्य होता था तथा शाम को सूरज डूबने से पहले भोजन कर लेना होता था। फिर रात में सभी शिष्य बारी बारी गुरु के पैर दबाने के बाद सोते थे। प्राचीन समय में परीक्षा व्यवस्था आज की भांति नहीं होती थी। क्योंकि आज क्या है, हमारे पास पुस्तकें हैं, लिखित पुस्तकें हैं, लिखकर हम मतलब मौखिक और लिखित दोनों तरह से परीक्षा दे सकते हैं। लेकिन प्राचीन समय में क्या था, जो मुद्रित पुस्तिका थी उनकी किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन जो शिक्षण कार्य होता था सिर्फ वो मौखिक रूप से होता था। तो प्राचीन समय में परीक्षा व्यवस्था आज की भांति नहीं थी। गुरु मौखिक प्रश्न पूछकर अनुमान लगाते थे कि छात्र ने ये ज्ञान प्राप्त कर लिया है या नहीं। तत्पश्चात उन्हें विद्वान की सभा में उपस्थित होकर उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब देना होता था। जो सही उत्तर दे देते थे उस शिक्षार्थी को सफल घोषित किया जाता था। उनकी योग्यता ही उनका प्रमाण पत्र होती है। छात्र जितने दिन अध्ययन करता था उसे उस अवधि के आधार पर ही उपाधि दी जाती थी। जब शिक्षा पूर्ण हो जाती थी तो वो समावर्तन समारोह क्या होता है, जब हम वापस अपने घर को लौटते हैं उसे बोलते हैं समावर्तन समारोह। जब शिक्षा पूर्ण हो जाती थी तो समावर्तन समारोह होता था, जिसका अर्थ था घर को लौटना। दीक्षांत उपदेश देने के पश्चात गुरु आशीर्वाद देकर गुरुकुल से विदा करते थे और गृहस्थ जीवन में प्रवेश की आज्ञा देते थे। तो बच्चों, ये था हमारा वैदिक काल में गुरुकुल प्रणाली। अब हम बात करते हैं वैदिक काल में नारी शिक्षा कि वैदिक काल में नारी शिक्षा होती थी, अगर होती थी तो वो कैसी होती थी। तो हम पढ़ेंगे वैदिक काल में नारी शिक्षा। वैदिक काल में स्त्री का स्थान बहुत ऊंचा था। उन्हें अर्धांगिनी कहकर पुकारा जाता था। वे सभी कार्यों में समान रूप से सहयोग देती थी। बालिकाओं को शिक्षा प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार था। उनके ऊपर किसी भी प्रकार की पाबंदी नहीं थी। परंतु इस काल में बालिकाओं की शिक्षा प्रदान करने के लिए अलग से शिक्षण संस्थानों की व्यवस्था नहीं थी, यानी कि वैदिक काल में लड़कियों के लिए अलग से कोई भी शिक्षण संस्थान नहीं थे कि उनको अलग से कोई शिक्षा व्यवस्था की जाए। प्रारंभिक वैदिक काल में स्त्रियों को किसी भी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने का समान अधिकार था। प्रारंभिक वैदिक काल जब बच्चे की प्राथमिक एजुकेशन होती है, प्रारंभिक वैदिक काल में स्त्रियों को किसी भी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने का समान अधिकार प्राप्त था। परंतु उत्तर वैदिक काल में उन्हें वर्णानुसार, आपको पता है जो हम समाज है, समाज कितने वर्णों में विभाजित है, 4 वर्णों में, उन्हें वर्णानुसार शिक्षा दी जाती थी। शूद्र वर्ण की स्त्रियों को उच्च शिक्षा से वंचित कर दिया गया था। सामान्य परिवार की बालिकाओं को उच्च शिक्षा से वंचित रखा जाता था। केवल गुरुओं की पुत्रियां, राजघरानों और राज्यों में ऊंचे पदों पर आसीन व्यक्तियों की पुत्रियों को ही
और अति धनी एवं अति विशिष्ट व्यक्तियों की पुत्रियों को ही गुरुकुल में प्रवेश दिया जाता था। वास्तविकता यह है कि उस पूरे काल में स्त्री शिक्षा बहुत सीमित थी, यानी कि प्राचीन समय में स्त्री शिक्षा का तो बोलबाला था, बट वो सीमित थी। धन्यवाद।